नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका सिंह कहानी चौपाल चैनल की तरफ से आपको एवं आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के प्यार और स्नेह का दिल से शुक्रिया। आज की कहानी का नाम है बिगड़ी बाजी। एक नया नगर, उसमें लखधीर सेठ नामक एक व्यवहार कुशल बनिया, जन्म से ही खूब समृद्ध, अपनी विशिष्ट बुद्धि और साहस से लक्ष्मी को सहेज रखा है। लखधीर सेठ का हीराचंद नामक इकलौता बेटा है। बेहद लाड़ प्यार में पला, इसलिए कुलदीपक बिगड़े सांड जैसा हो गया था। पूरा दिन आवारागर्दी में व्यतीत करता, काम काज में जरा भी ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे हीराचंद में कुलिक्षण आ गए। मित्रों के साथ नाश्ता पानी में पानी की तरह पैसा खर्च करना, जुआ खेलना, चोरी करना, वेश्यागृह जाना, एक से बढ़कर एक अवगुण। लखधीर सेठ को लगने लगा कि लड़का हाथ से गया। बेटे की चिंता में लखधीर सेठ कमजोर होते गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने खाट पकड़ ली। उन्हें लगा कि मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। उन्होंने हीराचंद को पास बुलाकर कहा, बेटा, कुछ समय बाद मैं न रहूं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे लिए हरा भरा परिवार छोड़कर जाऊंगा, लेकिन तुम में 2-4 कुलिक्षण हैं जिनसे तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल नहीं है। कल को तुम अगर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो एक उपाय करना। क्या बापू? हीराचंद ने कहा, तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखना, फिर जो कुछ भी काम करना हो उसे करना। लेकिन बापू, अपनी तो लक्ष्मीचंद के साथ वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है, उसका क्या? लक्ष्मीचंद मेरा दुश्मन तो सही पर दानेदार दुश्मन है। दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं तो प्रतियोगिता तो रहने ही वाली है। कोई मुसीबत आ जाए और उपाय न सूझे तो तुम प्रण कर लेना कि सुबह में उनका दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। तू ऐसा वचन दे तो मेरी आत्मा को शांति मिले। हीराचंद ने कहा, बापू, तुम्हारा कहना मानकर मैं लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखने का प्रण लेता हूँ। अंदर से टूट चुके लखधीर सेठ कुलदीपक की शिकायत लेकर स्वर्ग से धार गए। घर की पूरी जिम्मेदारी हीराचंद ने उठा ली। अब कहने या रोकने टोकने वाला कौन रहा? वो बेलगाम घोड़े जैसा बन गया। खर्च के नए नए मार्ग तो थे ही, अनर्थ की राह पर लक्ष्मी लुटने लगी। कहने वालों ने सच कहा है कि संचित कर्मों की पूंजी घट जाए तो हर तीसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ नया पुराना होता है। लक्ष्मी चकमा देकर चली गई। लखपति लखधीर सेठ का बेटा हीराचंद रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी ऐसी खराब दशा हो गई कि गांव में उसे कोई 2 सेर नमक भी उधार नहीं देता था। कुलदीपक ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज हीराचंद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, परंतु भिक्षा पात्र में डालने वाला कोई नहीं रहा। कहीं कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसा सोचकर हीराचंद ने मन ही मन कहा, चलो, बापू कह गए हैं तो वैसा ही करूं। नए नगर के चौक में लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान लगी है। रेशम के गद्दी तकिए के सहारे लक्ष्मीचंद सेठ बैठे हैं। मुनिम जी बहीखाता लिख रहे हैं। ऐसी सुंदर प्रभात में चीथरेहाल ऐरा गैरा जैसा हीराचंद पीढ़ी के आगे से निकला। लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करके राम राम करके अपने रास्ते चला गया। नियम यानी नियम, हीराचंद का यह रोज का नियम हो गया। रोज सुबह उठना, नहा धोकर लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान के आगे से निकलना, उन्हें राम राम करना, फिर कोई काम काज करना। 15-20 दिन हुए तो लक्ष्मीचंद सेठ का ध्यान गया। सेठ ने मुनीम से कहा, उसे कल मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन सुबह हीराचंद आया। सेठ का मुंह देखकर राम राम किया और जैसे ही जाने लगता है तो मुनीम ने उसे बुलाया, हीराचंद इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। सेठ ने हीराचंद को पास में बैठाया और पूछताछ करने लगे, भाई, तुम किसके बेटे हो? लखधीर सेठ का। अरे, तू लखधीर सेठ का बेटा है? तेरी ऐसी दशा, तेरे पिता की तो खूब इज्जत थी। था तब खूब था। जीवन में धूप छांव आता रहता है। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारे बुरे दिन आए तो प्रतिदिन उठकर लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करना। लेकिन भाई, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुझे रुपए पैसे की जरूरत है? व्यापार धंधा करना हो तो मैं तुम्हारा सहयोग करूं? नहीं, ऐसे किसी उद्देश्य से मैं नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिन आए तो सुबह के समय उठकर पहले सेठ का मुंह देखकर राम राम करना, इसलिए आता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, पर जरा शुरुआत से बात तो कर कि तेरी ऐसी दशा क्यों हो गई? काका, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं में मैं डूबा रहता हूँ। ऐसी वे कौन सी आदतें हैं?
मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना, गणिका गृह जाना। बात सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मीचंद सेठ के हृदय में एकदम से उजाला हुआ। ओहो हो, लखधीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा कि बिगड़े बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी सुधार कर गाड़ी पटरी पर चढ़ाऊं तो ही मेरा नाम लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद सेठ ने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन सुबह हीराचंद को नकद 100 रुपया दे देना। रोज उठते ही हीराचंद को 100 रुपये मिलने लगे, फिर बाकी ही क्या रहा। हीराचंद तो मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाने लगा। हीराचंद ने कहा, चलो, बहुत दिनों से जुआ नहीं खेला तो आज दिल खोल कर खेलें। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हाल चाल है। हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूँ। आपकी तरफ से रोज 100 रुपया मिल जाता है, फिर किस बात की चिंता फिक्र। लक्ष्मीचंद सेठ को लगा, अच्छा, यह तो आसमान में उड़ रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बोले, तू मेरी एक बात सुनेगा, मेरा कहा करेगा। आप जो कुछ भी कहोगे उसे करना मेरा कर्तव्य है। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो, तुम उन सबसे पूछो कि तुम कितने समय से जुआ खेलते हो, अब तक तुम कितना जीते, इतना पूछकर कल मुझे बताना। उस दिन हीराचंद ने दोस्तों से पूछा, मैं पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दो कि तुम कितने समय से खेलते हो। दोस्तों ने उत्तर दिया, इसमें ही तो हमारा पूरा जीवन गया। सुबह से शाम तक हमारा काम ही यही है। बचाने की तो बात ही क्या, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। हो तो हो, न हो तो एक कौड़ी भी न हो। ऐसा भी दिन आता है कि बीड़ी पीने के लिए जेब में 4 पैसे भी नहीं होते हैं। दूसरे ने कहा, हमसे पूछता है तू, तेरे पास कितना बचा है, उसकी तो बात कर भाई। मैं तो बर्बाद हो गया। पिता की 10 लाख की पूंजी थी, वो भी गंवा दी। हीराचंद ने मन में विचार आया कि कुल मिलाकर इसमें किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ। मैंने पिता की संपत्ति गंवा दी, उसके बदले कहीं धंधे में रुपया लगाया होता तो मेरी यह दशा हुई नहीं होती। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, उसे बड़ी पीड़ा हुई। उसने मन में गांठ बांध ली कि आज से कभी जुआ नहीं खेलेगा। दूसरे दिन सुबह उठकर वो लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करने गया। सेठ के आदेश अनुसार मुनीम उसे 100 रुपया देने लगा। तब उसने कहा, आज तो 50 रुपया ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों भाई, आधी कटौती। काका, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। आपने जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न मैंने सबसे पूछा। इस राह पर चलने वालों का हालचाल मेरे जैसा ही है, किसी ने कुछ बना नहीं लिया। आज तक मैंने पिता और पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है। काका, भला हो आपका कि आपने मुझे सोचने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मीचंद सेठ के मन में हुआ कि पैसा खर्च करना व्यर्थ नहीं गया, एक अवगुण तो टल गया न। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। हीराचंद तो रोज रात को बन ठनकर वेश्यागृह जाता, नाच गान और मुजरे का मजा लेता। हीराचंद को बकरा समझकर वेश्या जेब खाली कर देती। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई, तुम रात में वेश्यागृह जाते हो, उसके बदले सुबह के समय जाओ। हीराचंद एक दिन सुबह लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके सीधे वेश्यागृह चल पड़ा। हीराचंद ने वेश्या को देखा तो मानो जीवित डायन, गाल में गड्ढे, आंखें एकदम धसी हुई, साही के कांटे जैसे सूखे केश, अस्त व्यस्त वेश। हीराचंद तो उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गया। यह है वेश्या का रूप, इसके पीछे मैं लिट्टू बन गया हूँ। यह तो रात की रंगीन रोशनी मोहित कर देती है, श्रृंगार करने पर तो बबूल का ठूठ भी खिल उठता है। इसकी अपेक्षा तो देवांगना जैसी प्राण न्योछावर करने वाली मेरी घरवाली में क्या कमी है। उसकी आंख पर पड़ा पर्दा तुरंत हट गया, उल्टे पांव वो लौट पड़ा। दूसरे दिन सुबह सुबह हीराचंद ने लक्ष्मीचंद का मुंह देखा और राम राम किया। नित 50 रुपया देने वाले मुनीम से उसने कहा, बस आज तो 25 रुपया ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा। हीराचंद ने कहा, काका, आज से वेश्यागृह नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है भाई। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई, तुम सुबह शाम होटल में नाश्ता पानी करने जाते हो, इसके बदले एकदम दोपहर में जाओ और अंदर जाकर जरा देखना तो सही, वहाँ किस तरह का खेल होता है। हीराचंद ने कहा, ठीक है, इसमें क्या, आज दोपहर में जाऊंगा। हीराचंद तो रोज कंदोई के यहाँ जाता और बाहर की बेंच पर बैठकर पूरी, चाट पकौड़ी वगैरह खाता, कभी अंदर की ओर नहीं गया था। सेठ का कहना मानकर आज उस ओर गया।
गर्मी की दहकती दोपहर, कामगार आटा गूंथ रहे हैं। खुले बदन से पसीना टपक रहा है, जो उसके अंदर भी गिर रहा है। मुंह से लार भी गिर जाए तो वो आटे के साथ गूंथ जाए। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा। कभी कभी तो उसमें नाक का पानी भी गिरे। भन भन करती मक्खियां उसमें दब जाती थीं, जिन्हें वे निकाल देते थे। हीराचंद को यह देखकर घिन चढ़ गई। उसे लगा कि आज तक मैं ऐसा गंदा और मटमैला ही खाता रहा हूँ। इसकी अपेक्षा घर का भोजन क्या खराब है। उसने होटल का भोजन त्याग दिया। मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी भी होटल की सीढ़ियों पर पैर नहीं रखूंगा। प्रभात वेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम किया। मुनीम 25 रुपया देने लगे तब उसने कहा कि रहने दो, अब पैसा नहीं चाहिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा? बस होटल के नाश्ता पानी पर से अब मन उठ गया है। लो, ठीक हुआ। अब एक चोरी करने की बुरी आदत है, तो तुम ऐसा करो, राजमहल में जाओ और राजा के पलंग के नीचे पायों के नीचे लगे रत्न निकाल कर ले आओ। तभी तुम्हारी चोरी और चतुराई की परीक्षा होगी। अच्छा काका, आप जैसा कहो। चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घनघोर अंधेरी रात में वणिक पुत्र हीराचंद राजमहल में सेंध लगाने के लिए चला जा रहा है। ठीक उसी समय नगर के राजा नगर चर्चा करने निकले थे। राजा ने आवाज दी कि अरे, कौन हो तुम? मैं चोर, लेकिन तुम? मैं भी तेरे जैसा ही। चलो, अच्छा हुआ, एक से भले दो, मुझे जरा बल मिलेगा। बोलो, कहाँ चोरी करेंगे? चलो, आज तो राजमहल में चोरी करें। पिछली सीमा से होते हुए वे दोनों राजमहल की तरफ चल दिए। गढ़ के दरवाजे पर देखा तो ठंड में चौकीदार टांग बोरकर नाक के नगरे बजा रहे थे। दोनों दीवार कूदकर उस तरफ गए। हीराचंद ने राजा से कहा कि तुम बाहर ध्यान रखना, मैं राजमहल में घुस रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने गढ़ की दीवार पर चंदनगोह डाल दिया। फिर तो देखते ही देखते किले के ऊपरी भाग पर पहुंच गया। राजमहल में पहुंचकर जगमगाते झुमर के उजाले में देखा तो पलंग एकदम खाली। उसे लगा कि चलो, अच्छा हुआ, जिसका डर था वो टल गया। पलंग के पाय के पास जाकर तुरंत औजार की मदद से चारों पायों से 4 रत्न निकाल लिए। चारों रत्नों को कमर में बांधकर तेज गति से नीचे उतर गया, मानो कहीं गया ही न हो। राजा ने कहा, लाया? हीराचंद ने कहा, हाँ। ऐसा कहकर चारों रत्नों को कमर में से बाहर निकाला। राजा के हाथ में रत्न रखते हुए बोला, लो, अपने हिस्से के 2 रत्न। हीराचंद के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा ने कहा, शाबाश, रंग है जवान तेरी विद्या का। हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती। सच बोलने के कारण मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर दोनों अपनी अपनी राह चले गए। प्रभात की वेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके उनके हाथ में दोनों रत्न रख दिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, 4 रत्न के बदले 2 ही क्यों? रास्ते में दूसरा एक हिस्सेदार मिल गया था, उसे दे दिया। ठीक, ऐसा कहकर दोनों रत्न ठीक से रख दिए। अब इस घटना से राजमहल में हो हल्ला मच गया। नगर में बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई। चोरी की आड़ में मंत्री ने पिछले दरवाजे से तिजोरी खाली करके सारी दौलत अपने घर पहुंचा दी। फिर घोषणा कर दी कि चोर ने तो पूरी तिजोरी साफ कर दी है। राजा तो शांत मन से सुनते रहे और अंदर ही अंदर आग बबूला होते रहे। सबने चोरी का माल पकड़ने के लिए खूब प्रयास किया। राज्य के श्रेष्ठ गुप्तचर भी हार मान गए। राजा ने सोचा कि चोर सच्चा है, मेरे हिस्से के 2 रत्न मुझे देकर गया है। हिम्मत वाला और बहादुर है, ढिंढोरा पिटवाऊं तो शायद हाजिर हो जाए। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि रत्न का चोर हाजिर होगा तो राजा द्वारा उसे अभयदान है। लक्ष्मीचंद सेठ 2 रत्न और हीराचंद को लेकर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने कहा, बनिए का बेटा ऐसे काम में लग गया है? लक्ष्मीचंद ने जड़ से लेकर चोटी तक की सारी बात बता दी। बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। राजमहल में से कितने की चोरी हुई, सारे सच झूठ की परख हीराचंद के सामने हुई। हीराचंद ने तो 4 रत्न ही चुराए थे, तो तिजोरी एकदम कैसे खाली हो गई? राजा ने मंत्री के घर की तलाशी करवाकर चोरी का सारा माल पकड़वा लिया। राजा ने हीराचंद से कहा कि बनिए बिना तो लंका के राजा रावण का राज चला गया। मुझे तो तुम्हें मंत्री बनाना है। हीराचंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि सारे यश के भागी लक्ष्मीचंद सेठ हैं। मेरी बिगड़ी बाजी इन्होंने सुधारी है। ऐसा कहकर सेठ के पैरों में झुक गया।
तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।